हमारा टॉपिक है आज का सेक्शन 10 रेस सब्जुडाइज, जिसको स्टे ऑन सूट भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्शन 10 रेस सब्जुडाइज। प्री में तो सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि रेस सब्जुडाइज जो है वो कौन से सेक्शन से डील करता है, तो आपको पता हो कि सेक्शन 10 जो है वो रेस सब्जुडाइज से डील करता है। ये टॉपिक जो है सेक्शन 10 है, इसको हमें समझने के लिए ना तीन चीज़ें इकट्ठी पढ़नी पड़ेंगी। सेक्शन 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, ठीक है। फिर रेस सब्जुडाइज, और फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर टू रूल टू। ठीक है, ये इसको हम ऐसे करते हैं, रिलीफ की हम बात कर लें। ठीक है, तो ये हमें तीन टॉपिक जो हैं इकट्ठे समझने पड़ेंगे। तब हमें क्लियर होगा। तो पहले मैं आज सिर्फ रेस्ट सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टच करूँगा यहाँ पे, पर पूरा जो आपको कंप्लीट जो समझ आएगा वो आपको तब समझ आएगा जब हमारा रेस्ट जुडी काटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कुछ नेचर ही ऐसा है कि पहले हमें रेस्ट जुडी काटा पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये समझ आएगा। ठीक है, इसके हम सेक्शन भी लिख लेते हैं। सेक्शन 11 में है रेस्ट जुडी काटा, रेस्ट सब्जुडाइज सेक्शन 10 में है, और रिलीफ या इसको हम कहते हैं क्लेम। ठीक है, ये ऑर्डर टू रूल टू। ठीक है, तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है। तो सीरियल ऑर्डर्स का सेक्शन 10 पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसको आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं इसको समझा दूंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, पर मेरे ख्याल से आपको समझ अच्छी तरह तब आएगा जब आप सेक्शन 11 अच्छी तरह समझ लोगे, तब आपको एक्चुअल में सब्जुडाइज समझ आएगा पूरा। ठीक है, वैसे मैं कंप्लीट करा दूंगा सेक्शन 10 पहले आपको, पर माइंड में रखना कि जब तक आपको सेक्शन 11 नहीं समझ आएगा पूरा, तब तक आपको रेस्ट सब्जुडाइज कंप्लीट आपका टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, और ऑर्डर टू रूल टू ये हम करेंगे। पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं सेक्शन 10 की। स्टे ऑफ सूट, ठीक है, या स्टे ऑन सूट। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, ठीक है, शैल प्रोसीड वर्ड है, विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू। ठीक है, जब मैंने आपको मैटर इन इशू समझाया था, तब मैंने आपको ये दो वर्ड सिखाए थे कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू होता है, ठीक है, और एक कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होता है, अगर आपको याद हो वो टॉपिक। ठीक है, वो मैटर वाला मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। उम्मीद है आपने अभी तक याद रखा होगा। ठीक है, मैटर इशू में आपको यहाँ पे मैंने समझाया था एक असेंशियल फैक्ट होते हैं। ठीक है, कौन से फैक्ट? विच इज़ इधर असेंशियल टू प्रूव और डिसप्रूव द कॉज ऑफ एक्शन। वो क्या है? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू। और दूसरे थे कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इशू, जो फैक्ट ऐसे फैक्ट हैं जो जरूरी नहीं है उसको कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, वो एम ही रेज कर दिए हैं पार्टीज ने, और कोर्ट ने भी एम ही डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, टेक्निकलिटीज होती हैं कुछ केस में, कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वहाँ पे नॉन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, वो भी डिसाइड हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि कई बार केस इतने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो वहाँ पे कुछ नॉन असेंशियल इशू भी रेज हो जाते हैं और डिसाइड भी हो जाते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। पर हमारा जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 दोनों में, अभी हमने सेक्शन 11 नहीं टच किया, पर जब सेक्शन 11 नहीं पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू की बात करेंगे हम, कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू की बात नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना वर्ड। कोलेटरली इंसिडेंटली जो इशू होता है ना, वो क्या होता है? नॉन इंपॉर्टेंट इशू होता है। और डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन पता है ना तुम्हें क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ ए राइट एंड इन्फ्रिंजमेंट देयर ऑफ, किसी राइट की जो है एग्जिस्ट करना और उसी राइट की इन्फ्रिंजमेंट करना, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो जो कॉज ऑफ एक्शन को, वो वाले फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य, ठीक है, फैक्ट जो चीज़ें प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे आपका फैक्ट आया था कि आपने फीस दी थी कि नहीं दी थी,
तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो फैक्ट होंगे आपको, कि देखो जी मैंने अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है, तो बैंक में ट्रांसफ़र करना मेरे अकाउंट में, ये एक फैक्ट है ना। अब ये फैक्ट क्या एसेंशियल है ना उसको प्रूव करने के लिए। आप बैंक की स्टेटमेंट ला के दिखा रहे हैं, देखो जी मेरे अकाउंट से आया और मेरे इस अकाउंट से चला गया, तो वो क्या है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो वो क्या है, वो कॉज ऑफ एक्शन है जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। और हमने यहाँ पे जो पढ़ना है वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हमने पढ़ना है, ठीक है। अपने डायरेक्ट खोल लो यहाँ पे, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हमने पढ़ना है। इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, ठीक है, इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, पार्टी सेम होनी चाहिए, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है, ये भी आपको फ्रेज समझा दूंगा मैं। where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन है, द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। ये अगर आपको इतना समझ आ गया तो इसके हम इंग्रेडिएंट को एक बार हमने जो डिवाइड किया उसको समझ लेते हैं। रेस सब जुडाइज सेक्शन 10, जिसको स्टे ऑफ सूट या स्टे ऑन सूट कहा जाता है, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ कंकरेंट जुरिसडिक्शन, कंकरेंट मतलब पैरेलल जुरिसडिक्शन, बराबर की जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट्स, फ्रॉम साइमल्टेनियसली एंटरिंग एंड एडजुडिकेटिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। अब आप एक बार बताओ मुझे, सपोज ए ने बी पे केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट में, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, ठीक है, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बी ने ए पे कर दिया किसी और कोर्ट में, ठीक है। ये कोर्ट 1 है, ये कोर्ट 2 है, जो जिनके पास बराबर की जुरिसडिक्शन थी, दोनों में केस चल सकता था, बराबर की जुरिसडिक्शन में थी। तो अब क्या है कि अगर 2 जगह केस चलेगा तो फिर तो क्या है कि हो सकता है एक का डिसीजन कुछ हो जाए, दूसरे का कुछ हो जाए, लोगों के माइंड में आ जाएगा कि कोर्ट डिसीजन अलग अलग देती हैं, और वैसे भी लॉजिक भी कोई नहीं बनता, 2 जगह डिसाइड करके करोगे क्या, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरा कोई लॉजिक भी नहीं है कि 2 जगह डिसाइड करो, तो क्या है कि जो दूसरी जगह जो होगा ना वो बाढ़ हो जाएगा, मतलब दूसरी कोर्ट को उन्होंने बाढ़ कर दिया है कि अगर सेम मैटर इन इशू है एक कोर्ट में, तो दूसरी कोर्ट का जो है सूट जो है स्टे हो जाएगा, ठीक है। अगर कंकरेंट सेम पावर वाली जो कोर्ट्स है और सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके अगर वो केस चल रहा है तो वो दूसरे में क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। और सेक्शन 11 में वर्ड स्टे नहीं है, वहां पे बाढ़ है, ठीक है, वहां पे हम पढ़ेंगे बाढ़ है, यहाँ पे स्टे वर्ड यूज किया, स्टे हो जाएगा, बंद नहीं होगा, पक्का स्टे हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें सेक्शन 10 के एलिमेंट्स, जिसको हम कह रहे हैं एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, 2 सूट होने चाहिए। द मैटर इन इशू, ठीक है, वर्ड यहाँ पे क्या है, मैटर इन इशू, ये मैटर्स इन इशू नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है, वर्ड यूज किया मैटर, नॉट मैटर्स वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। इसको समझते हैं, मैटर इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट,
ठीक है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट में भी आपको ये समझा चुका हूँ। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का क्या मतलब होता है, ठीक है। डायरेक्टली और सब्सटेंशियली का मतलब है जो कॉज ऑफ एक्शन, वो वाला फैक्टर जो कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जरूरी है। बिटवीन द सेम पार्टीज मस्ट बी सेम, पार्टीज मस्ट बी इन सेम टाइटल, टाइटल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, सेम पार्टीज सेम टाइटल, ये सब चीज़ें हम रेस जुडिकाटा में समझेंगे, सेक्शन 11 में समझेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 11 पढ़ने के बाद समझ आएगा। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा सेक्शन 10, पर समझ आपको उसके बाद आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने जो डिटेल में करनी है वो रेस जुडिकाटा में करनी है। बोथ द कोर्ट मस्ट हैव जुरिडिक्शन टू ग्रांट, ठीक है, रिलीफ देने का जो है वो उनके पास होना चाहिए। और इफेक्ट क्या होगा, द कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज सिचुएटेड शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल, मतलब जिसके पास बाद में जो सूट डाला है, ठीक है। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो पहले ए ने बी पे डाला था, तो ये जो है ये प्रीवियस सूट है, और ये जो दूसरा है कोर्ट 2 में बी ने ए पे जो बाद में डाला है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, ये है सब्सिक्वेंट सूट। तो ये कोर्ट बार होगी, ठीक है, यहां पे चलता रहेगा केस, ये कोर्ट बार हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये इन्होंने कहा कि कौन से क्या इफेक्ट क्या होगा, द कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट, जो बाद में सूट डाला गया ना, जो सेम मैटर इन इशू पे था, इज इंस्टीट्यूटेड शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल, वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ये है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट है, और सेम ही फैक्ट में है लाइफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बंगाल मेडिकल हॉल 1971 कलकत्ता। इन दोनों केसेस में ये इन्होंने इशू किया था कि जो सब्सिक्वेंट कोर्ट होगी ना वो प्रोसीड नहीं कर सकती, ठीक है, स्टे हो जाएगा, स्टे ऑन सूट। स्टे मतलब वो सूट पे स्टे लग जाएगा कि पहले पे जो है वो जब तक वो नहीं डिसाइड होता तब तक सेकंड में जो है सेकंड कोर्ट जो है उसमें स्टे लगा रहेगा। और अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 इज इफ द सूट इज डिसाइडेड एंड रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल देन रेस सब जुडाइस विल आल्सो बी एप्लीकेबल, ठीक है। अगर हम टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो कह रहे हैं कि अगर तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 लग रहा है पिछले सूट पे, तो रेस सब जुडाइस भी लग जाएगा। पॉइंट समझ आया कि अगर रेस जुडिकाटा के इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, दो सूट हैं, पर क्या हम समझते हैं, मेरे सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का फर्क समझते हैं। सेक्शन 11 कह रहा है कि अगर सपोज ए ने बी पे केस कर दिया और ये केस डिसाइड हो गया, ठीक है, अगर एक बार डिसाइड हो गया ना, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके सेम मैटर इशू को बी जो है ए पे दोबारा केस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो पहला केस जो है वो डिसाइड हो गया, तो अब अगर डिसाइड हो गया तो अब क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, सेक्शन 11 लग जाएगा। और अगर ये डिसाइड नहीं हुआ, ये पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, पेंडिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर रेस सब जुडाइस वाला प्रिंसिपल लग जाएगा, सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस हो जाएगी पेंडिंग में। तो जो दूसरा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये स्टे हो जाएगा। और अगर ये पेंडिंग नहीं होता, डिसाइड हो चुका होता, अगर, ठीक है, सपोज अगर ये डिसाइड हो चुका होता, तो फिर क्या होता, रेस्ट जुडिकाटा लगना था, ठीक है। तो फिर ये स्टे नहीं होना था, फिर क्या होना था, बाढ़ हो जाना था, फिर बाढ़ हो जाना था। मतलब रेस्ट जुडिकाटा में बाढ़ होता है और रेस्ट सब जुडाइज में स्टे हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर पहला पहला सूट डिसाइड हो चुका है सेम मैटर इशू पे, फिर क्या लगेगा, सब जुडाइज लगेगा, रेस जुडिकाटा लगेगा, सेक्शन 11 लगेगा। अगर वो
पेंडिंग है, चल रहा है, क्यों एक चीज़ को क्यों दो जगह चलाना? सीधा सा बात है, क्यों चलाना? अगर एक जगह चल रहा है, दूसरी जगह पे भी है, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा? स्टे हो जाएगा, सेक्शन 10 लग जाएगा। अगर पहले डिसाइड हो चुका ऑलरेडी, फिर उसको दोबारा डिसाइड करके फिर तो कोई एंड ही नहीं है, फिर तो कोई एंड ही नहीं है ना। पहले ए ने बी पे किया, इसके बी के फेवर में ए के फेवर में आ गया सपोज, अब बी ने ए पे कर दिया, अब सब बी के फेवर में आ गया, तो ए फिर दोबारा चला जाएगा बी पे, फिर दोबारा केस कर देगा। ये तो एक एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा ना, फिर तो कभी खत्म ही नहीं होना। तो एक बार जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है उसको दोबारा क्यों कोर्ट में लेके आना? इसके लिए रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 लगा दिया इन्होंने। और सब जुडाइज क्या कहता है कि अगर एक पेंडिंग है पहले, तो फिर आप दूसरे कोर्ट को स्टे कर दो, दूसरी कोर्ट में सेम मैटर इशू को दोबारा दो जगह इकट्ठे क्यों सुनना? एक जगह कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो वो कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसी को मानो। तो दो जगह डिसीजन अलग लगा के तो लोगों में तो वैसे ही इनसिक्योरिटी आ जाएगी, लोगों के माइंड में तो वैसे ही कानून को लेके इनसिक्योरिटी आएगी कि ये कानून क्या है जी, कहीं किसी के फेवर में होता है, कभी किसी के फेवर में होता है, सेम चीज़ पे। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या कर दिया कि रेस सब जुडाइज और रेस जुडिकाटा दो प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है, अभी भी आप ये मत समझना कि आपको समझ आ गया है रेस सब जुडाइज, अभी तक मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, सेक्शन 11 जब कंप्लीट होगा ना, तब आप कह सकते हो कि आपको समझ आ गया। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, पर मैं सेक्शन 10 दोबारा नहीं लाऊंगा। सेक्शन 11 अगर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया तो सेक्शन 10 ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बस एक आउटलाइनिंग दे देता हूँ आपको। ठीक है, टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 10 की अगर हम बात करें, तो अगर पहले सूट की बात करें, फर्स्ट सूट की बात करें, अगर इस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो रहा है, सारे जो इंग्रेडिएंट रेस जुडिकाटा के अप्लाई हो रहे हैं, पेंडिंग है पर रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, तो रेस सब जुडाइज भी लगेगा। हम दोबारा समझा देता हूँ। ये राधा देवी वर्सेस दीप नारायण 2003 का केस है, और इसमें इस केस को डिस्कस किया गया था एसपीए अन्नामलाई चेट्टी वर्सेस बीए थॉर्नहिल 1931 प्रीवी काउंसिल का। मतलब बेसिक केस ये है, और लेटेस्ट केस आप कह सकते हो, लेटेस्ट मतलब ये आज़ादी से पहले का है और ये बाद का है। ठीक है, सीपीसी तो आज़ादी से पहले की चल रही है ना। तो ये केस में इन्होंने कहा है कि अगर टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई टेस्ट करना हो, टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना हो। टेस्ट करके देखते हो ना, अगर कि तेजाब डालने से आग लगेगी या इसको कुछ होगा कि नहीं, तो टेस्ट करते हो आप, कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको चेक करते हो। ठीक है, तो वैसे ही इसके टेस्ट क्या होगा, इसका टेस्ट कहते हैं कि सेक्शन 10 का टेस्ट ये है कि अगर सेक्शन 11 के इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं पिछले सूट पे, कब लगाएंगे? जब दो सूट चल रहे होंगे तभी लगेगा ना। सपोज ए ने बी पे केस कर दिया और सेम बी ने ए पे भी कर दिया दूसरी कोर्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है, इस केस में जब ए को बुलाया गया तो ये आके इसने ये कह रहा है जी ये सेक्शन 10 लगाओ इस पे। क्यों? क्योंकि कह रहा है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे तो मैंने भी केस किया हुआ है और मैंने पहले किया हुआ है, मेरा प्रीवियस सूट है। ठीक है, मेरा प्रीवियस सूट है, ये सब्सिक्वेंट सूट है। ठीक है, मैंने पहले केस किया हुआ है और ये बाद में किया हुआ है, तो मेरा सूट जो है वो पहले है, तो मेरा जो है पहले डिसाइड होना चाहिए। तो ये स्टे कर रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब कोर्ट जो होगी ना, ये कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? कोर्ट देखेगी ये पिछले सूट अभी तो पेंडिंग है, पर पेंडिंग होने के बावजूद भी अगर इस पे रेस जुडिकाटा वाले इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं, रेस जुडिकाटा अगर इस पे बन रहा है, तो रेस सब जुडाइज भी लगेगी और वो उसको स्टे कर देगा। सर अभी तो आपने रेस जुडिकाटा बताया कि जो डिसाइड है वो रेस जुडिकाटा, वो तो आपने बोला पहले। यार वो तो बात ठीक है तुम्हारी, पर ये समझो ना उसके कोई प्रिंसिपल तो होंगे, रेस जुडिकाटा में कोई इंग्रेडिएंट तो होंगे। ठीक है ना, इंग्रेडिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जहर है, जहर खा के मरोगे, जरूरी थोड़ा ना मरना ही है, जहर तो जहर ही है। ठीक है ना, नहीं हमने पढ़ना सीपीसी में तो पहले ही है। मेरा कहने का मतलब समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझो। जहर तो जहर ही है ना, उसमें जहर में जो इंग्रेडिएंट है वो तो इंग्रेडिएंट तो है ना। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कि आप वो मरेगा तभी वो उसको सजा दोगे। अगर वो मर सकता है उस जहर खाने से, अब ए ने बी को जहर दिया, अगर बी मर गया तो 302 लगाओगे। ठीक है, और 307 के लिए क्या देखोगे कि वो जो जहर दे रहे उससे बंदा मर सकता कि नहीं मर सकता? जहर में इंग्रेडिएंट है उसको मारने के लिए, अगर वो मर सकते हैं तो 307 लगा दो। वैसे ही समझो उसको कि सेक्शन 10 में
अगर सेक्शन 10 अगर सेक्शन 11 के इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं, अभी हमने इंग्रेडिएंट नहीं समझे इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा। अगर उसके इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं ना सेक्शन 11 वाले, तो सेक्शन 10 भी लगेगा, ठीक है। अब अगर कोई किसी को गोली मार सकता है, उस गोली में इतनी क्षमता है कि वो उसको मार सकती है, अगर तो बंदा मर गया तो 302 लगाओगे। अगर नहीं मरा, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर 307 लगाओगे ना। तो वैसे ही मर गया है तो हम सेक्शन 11 ला रहे हैं, नहीं मरा तो सेक्शन 10 लगा रहे हैं। पर ये तो देखेंगे ना, अब अगर उसके पास पिस्टल ही पिचकारी वाली है जिससे बंदा नहीं मर सकता, तो आप सेक्शन 10 भी कैसे लगा दोगे? फिर 307 होना लगा दोगे आप? 307 लगाओगे? इंग्रेडिएंट तो देखोगे ना उसमें, पिस्टल में इतनी ताकत है या नहीं है, कि पिस्टल में वो मारने की उसमें क्षमता है या नहीं है, वो उसको मार सकता है या नहीं मार सकता। अगर वो पिचकारी वाली लेके बैठ रहे तो तुम 307 होना लगा दोगे उस पर, ठीक है। तो मर गया है तो रेस जुडिकाटा है, नहीं मरा तो फिर रेस सब्जुडाइज है, ठीक है। इंग्रेडिएंट देखने हमने कि अगर पिछले सूट में, अब ये कोर्ट एग्जामिन करेगी कि सेक्शन 11 वाले जो रेस जुडिकाटा वाले इंग्रेडिएंट जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं कंप्लीट, तो फिर तो रेस सब्जुडाइज भी बनती है। ये इस केसेस में इन्होंने राधा देवी वर्सेस दीप नारायण में कहा है, और एसपी अन्नामलाई चट्टी वर्सेस बी ए थॉर्नम, इन दोनों केसेस में ये चीज़ की है कि टेस्ट क्या होगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट देयर मस्ट बी 2 सूट्स, 2 सूट होने चाहिए। मैटर इन इशू, अब ये मैं रेस जुडिकाटा शुरू करूंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा मैटर इन इशू का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना वर्ड याद रखो, यहाँ पे मैटर इन इशू है, मैटर्स इन इशू वर्ड नहीं है, ठीक है। मैटर इशू इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड सब्सटेंटली इन इशू इन द प्रीवियस सूट, पिछले में भी सेम होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, और कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, यहाँ पे देखो वर्ड क्या दिया हुआ है, मैटर इन इशू, मैटर्स इन इशू नहीं है। अब ये मैटर और मैटर्स का क्या चक्कर है, ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक जब तुम्हारा सेक्शन 11 शुरू करूंगा। मतलब मैं सिर्फ सेक्शन 10 जो है ना, मैंने सिर्फ आपको आउटलाइनिंग दी है। सेक्शन 11 जब समझ आ जाएगा तो सेक्शन 10 अपने आप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये मत सोचना कि आपका सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया है, मैं दोबारा सेक्शन 10 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया है। पर जब सेक्शन 11 कंप्लीट होगा तो अपने आप तुम उसके बाद दोबारा इसको, इसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, तो तब तुम्हें समझ आ जाएगा सेक्शन 10 क्या है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इश्यूज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court, मतलब वहां तक भी चल रहा है। The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from tying a suit फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और इसके लिए हमें 3 टॉपिक इकट्ठे पढ़ेंगे। रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज का मैंने आउटलाइनिंग दे दी है, इसको नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ये तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। और रिलीफ, एक ऑर्डर टू रूल टू, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और प्री के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री के लिए तो इतना ही याद कर लो, प्री के लिए रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में आता है, रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10 में आता है, और रिलीफ जो है वो ऑर्डर टू रूल 2 में आता है, क्लेम जो है ऑर्डर टू रूल 2 में आएगा, ठीक है। इतना समझ लो। और सेक्शन 11 में कुछ इंग्रेडिएंट और पूछ लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, वो कौन से क्लॉज में आती है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी और पढ़ लेंगे। इतना के ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? इतना ही कर लो, इतना बहुत है। नेक्स्ट हम रेस जुडिकाटा शुरू करेंगे, तब आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।